छात्रों के साथ, जैन जी के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी, पैलेट गन, टीयर गन, लाठी, इसका आदेश किसने दिया? कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी 20 जुलाई के आंदोलन के बाद वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो। छात्रों के साथ जो सलूक करने वाला आज भी वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है और इससे ज्यादा शर्मनाक नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं है। संघ किसी भी बड़ी जिम्मेदारी में आज तक देश में शामिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ही लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को झटका दिया है, जो 240 पे आके रुके उत्तर प्रदेश की वजह से। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही रील बना रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही संसद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो जैन जी का खौफ है वो इनकी आंखों में बहुत स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है। न केवल इनकी आंखों में, बल्कि आप देख रहे हैं कि अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जैन जी अल्फा जी से कल बात करने वाले हैं। और साथ साथ जो पूरा कुनबा है उसमें भय साफ दिख रहा है और कहीं भगदड़ के से हालातों की स्थिति भी बनती इसलिए नजर आ रही है कि जो कुछ दिल्ली में घटित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं जो उनके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, एनडीए के जो सहयोगी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कहीं वो चंद्रबाबू नायडू को साध रहे हैं और जितने भी ये जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो सारा कुछ जो चल रहा है और इन सब के बीच जैन जी अपनी राह पर है और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी वो पूरी आक्रामकता के साथ प्रहार दर प्रहार कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक कोई भी अवसर घिरने का इस सरकार को छोड़ नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि राह सूझ नहीं रही है। और ये भी बात कहीं हो रही है कि ये लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं और इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है वो तो बाद में देश के सामने आएगा, लेकिन जो कुछ अभी जैन जी वाला एक मसला है और निश्चित तौर पर 40 करोड़ एक बड़ा जो देश में वोट बैंक, ये यदि रुष्ट हो जाए तो बेशक नींद उड़ना लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच अब जो कल प्रोग्राम होने जा रहा है मोहन भागवत का, उसके जो प्रोग्राम को लेकर गुब्बारा फूल रहा था उसमें पिन चुभोते नजर आए हैं राहुल गांधी और साथ में जैन जी को जो अपने तय स्वयंभू माफी की बात प्रधानमंत्री ने की थी, तो एक बड़ा प्रहार, तीखा प्रहार राहुल गांधी ने उस मोर्चे पर भी किया है। तो जो चल रहा है सारा कुछ, संसद आज भी ठप है, नहीं चल पाया है, जो 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है लोकसभा को और राज्यसभा में इसी तरह के हंगामे के दृश्य हैं। तो यही सब चर्चा का विषय होगा। हम करते हैं जो खबरों के पीछे की खबर, चलेंगे खास मेहमान अपने जो सहयोगी अरुण दीक्षित जी के पास जोड़ता हूँ। जुड़ गए अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अरुण जी, मेरा भी आपको नमस्कार और दर्शकों को तो है ही मेरा नमस्कार। मैं सर चाहूंगा पहले राहुल गांधी का एक वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सीधे निशाने पर लिया है, वैसे तो लेते ही हैं, न केवल नरेंद्र मोदी अमित शाह को लिए हुए हैं, संघ को वो घेरते ही घेरते हैं, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने जो वाइको इन पार्लियामेंट, वो जो उनकी पुस्तक लॉन्चिंग के दौरान, ये बीती शाम का एक जलसा था वहाँ दिल्ली में जो हुआ है और उस जलसे में जो एक तीखा हम कह सकते हैं प्रहार हमला, उसको हम देखते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। देखिएगा, we are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं इस देश के भविष्य को माफ करने वाले। और आपने देखा है माफी की मांग तो उनसे की जा रही थी, लेकिन वो स्वयंभू 5 रीलें, अब तो कुछ 2-3-4 दिन से रीलें भी उनकी नहीं आई हैं और मानस जो है इस देश का वो देख रहे हैं। इसके बीच में जो 3 उपचुनाव, उनके नतीजे, 2 में बड़ी करारी हार, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने क्षेत्र में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा जो इतनी 30 साल से उनके पास थी। तो सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी का जो हमला है, जो उन्होंने कहा है कि कौन होते हैं प्रधानमंत्री, पहली टिप्पणी इस पर।
संजीव जी, बात यह है कि राहुल गांधी ने ये सवाल थोड़ा देर से उठाया, और पहले जिस दिन ये रील आई थी, फ्रांस, मन कर रहा है माफ कर दूं, मतलब ये क्या आपका मन ऐसा है कि स्विच ऑन कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, नाचने लगूं, गाने लगूं, जब मेरा मन हो तब मैं मेलोडी खिलाने लगूं, ये मन है आपका? ईमानदारी की बात तो यह है जो राहुल ने कहा है, छात्रों को, जैन जी को न्याय चाहिए, माफी नहीं चाहिए। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध उनके साथ हुआ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, उनका पर्चा लीक हुआ, और उस पर नौटंकी किसने की? नौटंकी की आपने। आपने धर्मेंद्र प्रधान को लटकाए रखा, नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप हर जगह राजनीति करते हैं। आप जैन जी के साथ भी राजनीति कर रहे थे। आपकी जो ड्राइंग थी, आपने जो अपनी जो रेखांकन किया था कि हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और ला के सारा ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? राहुल गांधी के। क्योंकि राहुल छात्रों की गूंज नाम का जो प्रोग्राम चला रहे थे, या जो लोगों से, छात्रों से जाके मिल रहे थे, उसको लेकर के तकलीफ थी। अब जब सब कुछ हो गया, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि छात्रों के साथ, जैन जी के साथ, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी, पैलेट गन, टीयर गन, लाठी, इसका आदेश किसने दिया? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। और इस पर नरेंद्र मोदी के, अब तो बेशर्मी ये भी पैलेट गन से भी मुकर गए कि पैलेट गन चली नहीं। वो कर ही नहीं सकते, वो तो सामने है। आरएएफ ने मान लिया है सीआरपीएफ का हिस्सा है वो, इनके मुकरने से क्या होता है? अब ये तो कल को कह देंगे वे तो पैदा ही नहीं हुआ था, कह चुके हैं, तो अब इसका क्या मतलब है? आप मान लोगे कि नहीं पैदा हुए? देश पे बोझ बने हुए, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया पिछले 12 साल में, तो इनके कहने से क्या हो रहा है? आपको सबसे पहले उन छात्राओं से माफी मांगनी चाहिए थी जिनके साथ आपके पुलिस अफसरों ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, जो उनकी गरिमा से छेड़छाड़ की, कायदे से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन आप क्या करवा रहे हैं? एक 15 साल की बच्ची के परिवार पर दबाव डाल के उससे माफी मंगवा रहे हैं। उसके बाद आप खीसे निपोरते हुए कहते हैं मैं, मन कर रहा है, मुझे गाली दी गई, मेरी माँ को गाली दी गई। और आप जो कर रहे थे, दरअसल यूं करो तो एक भगवान देखता है, 3 आपको आते हैं, एक सामने जाती है। ये बहुत पुरानी कहावत है, पहली बार नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जानते। घबराहट है 20 जुलाई को जो हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो मकड़ जाल था पूरे देश की राजनीति में, और मकड़ जाल को कहां से शुरू किया? पहले कांग्रेस पे हमला शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय दल तोड़े, आखिरी निशाना उनका जो है वो ममता बनर्जी पर था, जो अभी भी चल रहा है। उनके वो सांसद जो मोदी को गाली देते थे, अचानक जाके मोदी की गोद में बैठ गए। अब उनको बेचारों को ना तो कोई प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, ना ही जो है वो एनडीए में शामिल हो पा रहे हैं ठीक से, बीजेपी में भी नहीं जा पा रहे हैं। ये क्यों? लगातार ये हरकतें किसने की हैं? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की। और इसके बाद अगर आप बड़ी बेशर्मी से कहते हो मन करता है माफ कर दूं, मत करो माफ, क्या उखाड़ लोगे? जो करना था कर चुके आप। पूरे देश में, देश के हर राज्य में उबाल है। और जैन जी का जो आंदोलन का जो परिणाम है, देखिए अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक और सारी लड़ाई को एक तरफ करो, उसके बाद जो देखो कितने हथकंडे अपनाए हैं संजीव जी। आरएसएस और उसके एलाइज एक अभियान चला रहे हैं कि इस आंदोलन में मुसलमान घुस गए थे, मुसलमान, पाकिस्तान सब ले आए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो हिंदू मुसलमान नहीं चला, तो उसके बाद क्या ले आए? इसके बाद संघ के लोग अब वो चला रहे हैं। अब आरक्षण की क्या जरूरत है? जब दीप के दलित होके इतना बड़ा अम्बेडकरवादी लोग, आबादी लोग इतना बड़ा आंदोलन चला सकते हैं, तो अब आरक्षण की क्या जरूरत है? इनके घिनौने इरादे देखो आप। ये जो है, ये किसी भी स्थिति पे जाने को तैयार है। और अभी जो ये भागे घूम रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई बड़ा खेल हो सकता है, कोई ऐसा। देखिए पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है, क्या क्या कितने किस्से गिनाओगे आप? गोधरा से शुरू करो, इनकी राजनीति उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। कुछ बड़ा करो और ध्यान बटाओ, मीडिया इनकी गोद में बैठा है, विपक्ष को ये लगातार लांछित कर रहे हैं।
बचा कौन है? बचे हैं छात्र जो आ गए अचानक, जो इनके कंट्रोल में नहीं थे। अब उनको घेरने के लिए, चाहे पहले तो मोहन भागवत जी ने कहा था डिक्टेट नहीं करना है, डिस्कशन करना है, वो मोदी जी को नहीं समझ में आया, वो माफी डिक्टेट कर रहे थे। अब कल भागवत जी क्या करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। मैं आप उस पर बात करें, इसके पहले मैं राहुल गांधी का वो भी जो उन्होंने कहीं संघ पे निशाना साधा है वो वक्तव्य दिखाना चाहूंगा, आपकी अनुमति से। क्षमा चाहूंगा, टोका है मैंने, और दर्शकों को भी क्षमा चाहूंगा कि ये लिंक ना टूटे। देखिए, ये राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लेते हुए कहा है, behind the thinking of the Prime Minister and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the Constitution, it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the Constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. And when I spoke of consistency, when I said Mr. Vaiko is a consistent politician, the one thing that he has defended all his life is the aspirations, the dreams, the imagination of the Tamil people. Tamil language, the future of Tamil Nadu, the suffering of Tamil Nadu, and that is really what India is about. Every state has the right to express itself. Every state has the right to its own culture, the right to its own history, the right to its own language. And here we have suddenly some ignorant people who don't understand the Tamil language, who don't understand the Tamil people, who don't understand the Marathi people, who don't understand the Bengali people, who don't understand the people from Kerala, and say no. None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant, is the one ascribed by the RSS. And this is really what the fight is about. This is why the students are outside. Because India will never accept, will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. And that is what really all the people on this stage do. They defend the idea of India in their own way, in their own state, in their own way, with their own imagination. देखिए अरुण जी, ये आपने सुना, और इसके अलावा वो भी है कि सैनिक स्कूलों को कैसे आरएसएस के हवाले किया जा रहा है। सफाई आई है, रक्षा मंत्रालय के सूत्र आगे आए कि सारा कुछ प्रॉपर हो रहा है। सूत्र आते हैं, अब कोई ऑफिशियल बयान वक्तव्य नहीं आता, सिर्फ सोर्स होते हैं और मोदी मीडिया उसको प्ले अप करता है। उसने किया है कि साहब वो जो है गलत है, और जो सोर्सेस कह रहे हैं कि ये सब, और सबूत मांगे जा रहे हैं। कहा गया है कि सबूत दे राहुल गांधी। तो ये जो संघ प्रमुख का जो कल का जलसा है, जो अंबानी जी के परिसर में होने वाला है मुंबई में, जिसकी बड़ी तैयारी है, वो जो जेन जी भी है, अल्फा जी भी है, तो पिन तो चौबोदी है सर उसमें एक। और दूसरा जो ये इस पे सफाई आई है, आपने सैनिक स्कूल के बारे में आपको पूरा इल्म है, आपने बहुत कवर किया है, रक्षा मंत्रालय को भी और गृह मंत्रालय को भी, कहिएगा दोनों पर आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, पहले सैनिक स्कूल पे संक्षेप में बात करके खत्म करते हैं। सैनिक स्कूल वो पवित्र जगह थी जहां
बड़ी मुश्किल से, मतलब उसकी सैंक्टिटी थी, उसका सिस्टम था। कौन पढ़ेगा सैनिक स्कूल में, कैसे जाएगा, क्या बच्चा इम्तिहान देगा, क्या डिसिप्लिन होगा, और सैनिक स्कूल से निकले लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, सेना का नेतृत्व किया है उन्होंने। तो वहां, क्योंकि अब इनकी क्या है, इन्होंने शैक्षिक संस्थानों में संघ घुसेड़ दिया, किताबों में संघ घुसेड़ दिया, इतिहास बदलवा दिया संघ से, फौज में संघ भर्ती नहीं कर पाए। तो अब सैनिक स्कूलों के जरिए जो है, क्योंकि सैनिक स्कूलों में जो सेना के सिलेबस, सेना से जुड़े हुए सिलेबस, या जो सेना के हिसाब से जो पढ़ाई कराई जाती थी, उसमें संघ आएगा। संघ क्या पढ़ाएगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो संघ किसी भी बड़ी जिम्मेदारी में आज तक देश में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने हर जगह, जिसको कहें, एक बड़ा प्रचलित शब्द है, रायता फैलाया है। अब आप देख लीजिए, अभी एक नया खेल हुआ है, इन्होंने FCRA के तहत सहायता पाने वाली संस्थाओं के लिए कोई एक बिल तैयार किया है। उसको लेके अमेरिका ने बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ईसाई और ईसाई संस्थाओं के लिए है, उनको कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो भारत से गए ड्राइवर हैं, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। 28-30 हजार लोग आ गए उसमें। तो ये अभी तक मुसलमानों को मारते रहे, चूंकि मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमानों में एकता नहीं है, आपस में ही लड़ के मर रहे हैं, उसका फायदा। लेकिन ईसाई एकता जो है वो दुनिया जानती है, उस पर हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें दुनिया की नजर रही है, कौन निशाने पर है। तो अब ये एक नई चीज हुई है कि आप यहाँ जो कर रहे हो उसको क्रिएट कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। इस पर सवाल यह है कि क्या संघ जिसको सबसे ज्यादा आप सरकारी मदद दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जो CSR है उसका पैसा मिल रहा है, और जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, और FCRA के तहत आने वालों पर आपने रिस्ट्रिक्शन ला दिए, तो अब दुनिया भर में ये बातें होने लगी। ये तो संघ के ऊपर रही बात, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। संघ जो है खेल के भीतर तो रहता है, चोट के बाहर रहता है। कब कोई जिम्मेदारी की बात आए, मेरी कोई राजनीति नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, हम तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन राष्ट्रपति संघ का, उपराष्ट्रपति संघ का, प्रधानमंत्री संघ का, सब जगह संघ है। जहां भाजपा है या डबल इंजन की सरकार है, वहां संघ है। अब ऐसा नहीं है कि हितों का टकराव नहीं होता है। नरेंद्र मोदी खुद को भगवान मानते हैं, संघ के सामने उनके हितों का टकराव। तो आप देखिए, राम जग के मंदिर की चोरी, पहले बड़े कायदे से नरेंद्र मोदी ने मंदिरों में संघ को घुसने दिया। बनारस का मंदिर हो, दिल्ली का मंदिर हो, आपका महाकाल का मंदिर हो, और राम मंदिर हो, सब जगह संघ की भूमिका है। और अब जब राम मंदिर में चोरी की बात आई तो संघ को अकेला छोड़ दिया। अब उसमें जो है वो योगी जी जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है उसको जो है वो अलग करेंगे, सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर के ट्रस्ट में 2 अफसर बैठे तो अलग कैसे हो सकती है? तो ट्रस्ट करे, कहीं सरकार करे। राहुल जो कह रहे हैं, देखो, रार की जड़ तो संघ है, क्योंकि संघ बैकडोर से पूरे भारत के पूरे सिस्टम पर कब्जा करके और एक हिंदू राष्ट्र लागू बनाना चाहता है, जिसकी काफी हद तक उसको उसमें सफलता मिली है। आप सब जहां देख लीजिए। और ये जो पर्चा लीक का मामला था, ये वही षड्यंत्र था। कितने पर्चे लीक हुए 12 साल में? अब ये कहोगे पहले भी होते थे, यहां भी हुए, झारखंड में हुआ, पंजाब में हुआ। वो तो हुआ, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो सब चोर है तो आप भी चोरी करोगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप तो सबसे आगे आए हो, आप चोरी क्यों कर रहे हो? आप वो क्यों कर रहे हो? क्यों? संघ ऐसा करवा रहा है, संघ इतिहास बदल रहा है। संघ ये चाहता है कि बिना कुछ किए, देखो, माफी वीरों का संगठन है ये, हम नहीं कह रहे, इतिहास कहता है। वो बैक डोर से एंट्री करने की, जो बैक डोर का जो खेल है गैंग ऑफ अनमैरिड मैन का, क्योंकि संघ का यही नाम है, गैंग ऑफ अनमैरिड मैन, तो वो जो पिछले दरवाजे से घुसने की उनकी जो कोशिश रहती है,
उसमें वो राष्ट्रपति भवन तक तो पहुंच गए हैं। अब थोड़ा बहुत जो बचा है उसके लिए मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें आके जैन जी ने पलीता लगा दिया है। नहीं, लेकिन क्या लेकिन लेकिन ये जो हो रहा है कि मोहन भागवत का आना, देखिए, मोदी तो बात कर रहे रील के जरिए, अमित शाह कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो इस स्थिति में है कि कुछ भी बोलेंगे तो फंसना है, तो मुझ चुप्पी साध लो, इस तरह का कहीं सीन बना हुआ है। तो ऐसे में जो ये कोशिश है मोहन भागवत, और आप मतलब 8 तारीख को है वो जो राहुल गांधी का भी, वो जो छात्रों की गूंज पटना में? प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ अभी अगले वर्ष चुनाव होना है, और अब वो भी साध नहीं पा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ है। उनकी भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, जो दिल्ली कर रहा है उससे वो भी बहुत प्रभावित, उनका वो बटना कटना, एक रहोगे साथ, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये सब चल नहीं पा रहा है फिलहाल। देखिए संजीव जी, वहां भी जो है योगी के पीछे कौन पड़ा है? मोदी पड़ा है, क्योंकि योगी और मुख्यमंत्रियों की तरह पर्ची वाले तो है नहीं। योगी सीना तान लेते हैं, कभी कभी बोल देते हैं। तो योगी के भी दो उप मुख्यमंत्री जो बना रखे हैं, कमल मौर्य तो खुलेआम योगी के विरोधी रहे हैं, उनके चुनाव हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनवाया अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। तो ये सब जगह जो है इनके खेल में, अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है कंट्री की और सबसे अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश ने ही लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को झटका दिया है, जो 240 पे आके रुके उत्तर प्रदेश की वजह से रुके। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, उसने बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को भी दिया था। अजय राय तो आज भी कहते हैं कि हार रहे थे, इसलिए बीच में रोक के और इन्हें जिताया गया है। और किशोरी लाल शर्मा जो है, स्मृति ईरानी से जितने मतों से जीते उससे कम मतों से नरेंद्र मोदी अजय राय से जीते थे। ये भी अपने आप में एक मैसेज है। तो कुल मिला के संजीव जी, जो तीन उपचुनाव हुए उसमें 2 में जिस तरीके से हार, और गुजरात में जितना जो जीत का अंतर तुलनात्मक कम हुआ, ये तो बड़ा संदेश है शायद। नहीं, अब आप देखिए, अब बिहार को ही ले लीजिए, बांकीपुर को। बांकीपुर किसका था? राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाका था। मतलब 7-8 चुनाव, 2-3 दशक से बीजेपी का कब्जा था। अब आप कुछ भी करें, ये जो अंदर का खेल होता है उसमें आपने ये साबित करने की कोशिश की। हालांकि अब वो कहेंगे कि बताओ कहां बोला था कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। ये बात तो सब जगह हुई, कोई पद ऐसा नहीं बचा है। बोला नहीं था अरुण जी, लेकिन थॉट तो यही रहा है कि ये जो नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कोई पद ऐसा नहीं बचा है जहां इन्होंने उस पद की गरिमा को डिग्रेड नहीं किया है। जिसको मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया डिजर्व करता है क्या वो, जिसको भेजा गया मीनाक्षी वाली सीट में? अगर आप उस हिसाब से वो उसने बीजेपी की खिलाफत की थी, पार्टी से निकाला गया। लेकिन इन्होंने उसमें भी क्या खेल है? उसमें भी यह है कि पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, और अब हिंदू समाज में जो जातियां बांटी है इन्होंने, वो भी देख लो आप। फंस गया है, उसको लेकर आ गई एक कहानी पूरी की वो जो है कोर्ट क्या है मामला, कोर्ट ने नोटिस दिया है, आ गया है मामला उसके खिलाफ। अब ये कहीं ऐसा होगा कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दो फ्यूंसी ग्राउंड पे और अपना कैंडिडेट जिता लो, क्योंकि विधानसभा का जो सचिव है, जो निर्वाचन अधिकारी था, उसको आपने सेवा वृद्धि दी है। उसको नौकरी इसी काम के लिए मिली थी। रिटायरमेंट के बाद 4 दिन पहले उसका सम्मेलन किया। अब वो 4 साल रहेगा, वो व्यक्ति तो यहाँ रहने वाला है। उसने अपने नमक का हक अदा कर दिया। आपको अब कोर्ट में तब तक 6 साल निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है? ऑफ ट्रैक मैं नहीं कर दी, मैं समझ रहा ऑफ ट्रैक कर दी मैं, तो वहीं लाके समाप्त करिए कि जो ये दृश्य है, क्या ये अब इतनी उलझ गई है जो गुत्थी है, कैसे सुलझेगी? उसको सुलझाने के लिए वहीं लाके खत्म करूंगा कि जा रहे हैं डॉक्टर साहब मोहन भागवत साहब, और ये कोशिश है कैसे परवान चढ़े यहाँ पर खत्म। देखिए मोहन भागवत जी जो हैं, उनका प्रबोधन, प्रवचन, ये संघ प्रमुख के पास यही एक काम होता है। और उनके पास विंग है, उनके पास विद्यार्थी परिषद है, उनके पास युवा मोर्चा है, उनके पास अपनी जैन जी है। वो इस जैन जी से बिल्कुल अलग है, और उस जैन जी को सबने देख लिया है, उसके अलग अलग रूप देख लिए। तो वो सिवाय बोलने के कुछ और कर ही नहीं सकते। वो जो करते हैं वो सामने आके कभी नहीं करते। आज तक कभी संघ सामने आया हो तो बताओ। तो ये उनका खेल है। वो एक 2 तरीके हैं, 2 बातें होंगी इसमें। एक तो वो इसके जरिए अपना मैसेज देंगे, और दूसरे वो जो डिस्कशन करो, डिक्टेशन मत दो, डिक्टेट मत करो, वो भी बताना चाहेंगे। क्योंकि मोदी जी से भी संघ खुश नहीं है। बिल्कुल,
संघ अपनी अपनी ताकत समझता है और मोदी जी तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, में तो मुझसे बड़ा कोई है नहीं। गन्ने को जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया है, वो तो गन्ना रहता है सामने, जितना आप कई बार डाल के आप तो स्थिति देख लीजिए ना। ये तो आपने जहां से शुरुआत की थी वो मैं आपको वहां पर मैं खत्म करता हूं। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी इस जेएनजी 20 जुलाई के आंदोलन के बाद वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए। बिल्कुल, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वो कैसे आगे बढ़े। तो रीलें बनी, रीलों में भी वो युगो खत्म नहीं हुआ, वो जो घमंड है वो नहीं टूटा। मन करता है माफ कर दूं। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति होता तो सबसे पहले उस बालिका से माफी मांगता जिसके साथ पुलिस अफसर ने कैमरे पर बदतमीजी की है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। ऐसे तो फोर्सेस ने पूरे सेना पर बलात्कार के आरोप पूरी दुनिया में लगते हैं, पुलिस फोर्सेस पे अत्याचार के आरोप लगते हैं, लेकिन छात्रों के साथ जो सलूक करने वाला आज भी वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है। और इससे ज्यादा शर्मनाक नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं है। तो अगर उन्हें माफी मांगनी थी तो वहां से शुरुआत करते, माफ करने से पहले माफी मांग लेते, अपनी गालियों का वजन नहीं तोलते, नंबर देख लेते जो कहते 80 करोड़ लोगों ने देखा। अब वही बात है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है करें तो क्या करें। उधर ट्रंप बार बार जूते मार रहे हैं, भारत को अपमानित कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जवाब तक नहीं दे रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, यहाँ जेएनजी आ गई, आपको आखिरकार पहली बार ऐसा हुआ कि आपको इस्तीफा लेना पड़ा, और अभी बहुत होंगे। ये जो बस समाप्त कर रहा हूं कि बांकीपुर, दतिया, अब माजलपुर छोड़ दीजिए, माजलपुर में भी 70-80 हजार वोट कम हुआ है, लेकिन बांकीपुर और दतिया, अब आप एक लाइन में बात खत्म करता हूं कि आप किसको किसको सजा दोगे, और ईमानदारी से जब आत्ममंथन करोगे तो मैं कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ऐसा कहता हूं, फिर तो आपको पूरा नेतृत्व बदलना पड़ेगा। ठीक बात, सब बदलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को दोषी थोड़ा थोड़ा सब मान रहे हैं। कोई चिट्ठी लिख के माफी मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अकेले नरोत्तम मिश्रा के सर पर पानी ढोलने से कुछ नहीं होने वाला है, सब जिम्मेदार। इसमें सबसे आखिरी लाइन मैं बोलता हूं आपकी तरफ से कि नेतृत्व ही जिम्मेदार है। जो अभी यहाँ हम खड़े हैं, आप देश को यहाँ लाके खड़ा किया, तो वो प्रमुख जिम्मेदार है, वो दे तो सब बात बन जाए। बहुत शुक्रिया अरुणी, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये कि जो जैन जी ने कैसा फंसा रखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या बीजेपी का पूरा कुनबा। अब उभरने निकलने की कोशिश है, लेकिन वो परवान अभी तो चढ़ती दिखती नहीं है, और कुछ बड़ा करने वाले ये बार बार देखिए क्या कुछ बड़ा करते हैं। और कल मोहन भागवत का जलसा, और फिर 2 दिन बाद राहुल गांधी का प्रयागराज में वो शो, छात्रों की गूंज, तो बहुत मजा आने वाला है, ये देखिएगा। और विपक्ष तो बिल्कुल शांत होने, किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, और जैन जी भी आके अडिग होकर खड़ा हो गया है, और मुश्किल में ये सरकार भी है और उनका कुनबा। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।